नमस्कार, मैं रोहित कुमार, टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 में केवल अपरिमेय संख्या दिया हुआ है उसको सिद्ध करना है। उसको अपरिमेय संख्या दिया हुआ है और सिद्ध भी क्या करना है कि वह अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम काय के लिए पढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या दिया ही है तो हम उसको सिद्ध काय के लिए करते हैं। आपको क्या बताने का प्रयास करते हैं, काय पढ़ते हैं उसको जानते हैं आप लोग, काय पढ़ते हैं उसको। सब तो अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। जब ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध काय के लिए करते हैं। ये तो है ना कि सिद्ध काय के लिए करते हैं। आखिर आप पढ़ते काय के लिए, क्या आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये अपरिमेय संख्या है, उसको अपरिमेय सिद्ध करना है और सिद्ध कर देना है कि अपरिमेय है। यानी आपको बताने का चाह रहा ना कि इंसान कितना सही काम करे, एक गलती कर दे तो उसका गलती सर्वोपरि हो जाता है। एक गलती के चलते इंसान बर्बाद हो जाता है। यानी कि एक गलती के चलते क्या, इसी में एक छोटी सी गलती के चलते ही क्या हो जाएगा, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। यानी हम उसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। लेकिन हम कुछ प्रोसेस ऐसा करेंगे कि एक जगह कहीं आके उसमें ऊपर लिखा जाता है उसमें कि इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन प्रोसेस करते हैं ना तो नीचे उसका गुणनखंड कोई ना कोई आ जाता है, जिससे वह प्रमाणित हो जाता है कि वह क्या है, अपरिमेय। कैसे कि हम कहे थे कि उसमें एक के अलावा कोई गुना नहीं होता है उसका, लेकिन एक के अलावा इसमें गुना के रूप में कुछ आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे, अपरिमेय हो गया। इसी तरह इंसान के लाइफ में भी होता है कि जीवन में बहुत काम करता है, आगे प्रोसेस करते जाता है, लेकिन छोटी सी कोई गलती हो जाए तो वहां क्या सिद्ध हो जाता है, गलत सिद्ध हो जाता है। और गलत इंसान है, अपने आप को कितना ही छुपाए तो कभी ना कभी क्या सिद्ध हो जाता है, कारण कि उसका कहीं ना कहीं गलती तो आ ही जाएगा ना। गलत इंसान का गलती कहीं ना कहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही चीज है, हमेशा चरित्र निर्माण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई है तो पढ़ाई का मतलब कुछ नहीं होता यार। पढ़ाई एक आपको समझ विकसित करने का विधि है। ठीक, अभी वो लोग एथी लिए थे, टेस्ट लिए थे, उसमें लिखा हुआ था कि कैसे शिक्षक शिष्य को कैसे परखते हैं। उसमें इन लोग को सब पता लिख दिया है सही सही कि कैसे उसको परखा जाता है। यानी कि जो छात्र होता है ना, खुद मेहनत करता है, मार्ग खुद चुनता है, खुद आगे बढ़ता है, लेकिन इन लोग लिखने को लिख दिया है लेकिन समझदारी नहीं है, उस पर विचार नहीं किया है। उस पर ही विचार किया है कि 2 नंबर का सवाल है, इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ, उठा के डाल दो, हमारा आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गए। लेकिन उसमें जीवन का सीख है, उसमें वो बताने का क्या प्रयास कर रहा है कि आप लोग अपने पर ले लो यार, जो भी क्वेश्चन ले लो तो अपने से रिलेट करो। तुम लोग चाहे कोई मैथ साइंस कुछ भी पढ़ो, रिलेट अपने से करो, अपने जीवन से, कि हमारे जीवन में कहां काम आने वाला है। तो उसको अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं कि हम छात्र हैं तो हमको खुद अपने रास्ता चुनना पड़ेगा। दूसरे को बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो रास्ता अब तो आपका मन नहीं ना करेगा। खुद आप रास्ता चुनेंगे तो पढ़ने का मन करेगा, जो रास्ता चुनेंगे चलने का मन करेगा। तो उसमें लिखा था स्पष्ट कि छात्र जो होता है अपना रास्ता खुद चुनता है, मेहनत भी खुद करता है। तो टीचर उसमें क्या करता है, टीचर वही काम करता है कि जो छात्र रास्ता चुनता है उसके रास्ते में जो बाधा आता है उसको पार कराने का काम करता है। रास्ता में जो समस्या होता है उसको पार कराने का काम किसका है, टीचर का। लेकिन रास्ता चुनने का काम किसका, स्टूडेंट का। मेहनत करने का काम किसका, टीचर। कितना वो मेहनत करे, छात्र को दे कि वो भूली बाटी कटा दे तो टीचर क्या करेगा, कुछ करेगा। तो छात्र को अपना रास्ता खुद चुनना है और खुद मेहनत भी करना पड़ेगा।
टीचर का बस मात्र योगदान है, आपको आप रास्ता भटक रहे हैं तो आपको रास्ता दिखा दे। आपके रास्ता में कोई अवरुद्ध है, अवरुद्ध का मतलब क्या चीज? आप किताब पढ़ रहे हैं, उसमें समस्या आ रहा है तो उसका समाधान क्या करेगा? टीचर करेगा। तो बाधा यही ना है आपके जीवन में। अच्छा, जीवन में भी कोई बाधा है तो टीचर आपका समाधान कर देगा। वही चीज है, टीचर का मतलब वही है, केवल आपका मार्गदर्शन करेगा, जो बाधा आएगा उसको हटाने का काम करेगा, आपको रास्ता बताएगा कि उस बाधा को कैसे पार किया जा सकता है। उसी प्रकार से केवल हमको पढ़ना नहीं, समझना है कि कोई सवाल आता है तो हमारे जीवन में काहे आता है। अन्यथा पढ़ाई से कोई समझदार नहीं होता है। आपके पापा भी आप कहीं सापा नहीं पढ़े होंगे ना, फिर भी आप लोग से समझदार है। आ रहा समझ में? वो कभी भी समझदार है आप लोग से, लेकिन ये क्या करेगा? आपको धीरे धीरे समझ विकसित करेगा। कब? जब आप समझेंगे, रटेंगे तो समझ विकसित होगा नहीं, समझेंगे तब समझ विकसित होगा। कि एक बहुत 60 साल के आदमी से ज्यादा आप समझदार हो सकते हैं। कब? जब उस अपने जीवन में जितना चीज देखा है, किया है, उतना चीज अपने जीवन में आप पढ़ के अनुभव कर लेते हैं, अपने आप से रिलेट कर लेते हैं इसको, तब ना काम आएगा। वही चीज है, हम लोग को मात्र इसको पढ़ना ही नहीं है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना नहीं। वो बता रहा है कि देखो बाबू, हम मानते आए हैं, गुरुजी लोग के मानते जाओ। कोई आता है तो गुरुजी के मानिए को आता है ना, विश्वास करके आता है। उसी तरह से विश्वास करके हम इसको परिमेय मान लेते हैं, लेकिन आगे आगे घटना हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? अपरिमेय। उसी तरह टीचर पर आप क्या करते हैं? विश्वास करके जाते हैं। टीचर पर विश्वास करके जाते हैं, सबको विश्वास होता है, लेकिन आपको पता नहीं अंदर से गलत है या सही है। आपका विश्वास क्या है कि सही है, लेकिन जिस दिन उसका गलती भेटा जाएगा उस दिन आप क्या कहेंगे कि सही नहीं है, क्या है? गलत है। जैसा कि परिमेय बता रहा है कि अपरिमेय तो है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि क्या है? परिमेय। लेकिन आगे आगे एक घटना हो जाता है जिसके चलते हम इसको क्या कह देते हैं? अपरिमेय। बात समझ में आया? इसका कंक्लूजन है कि हम काहे के लिए पढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे सवाल पर कि इसमें अपरिमेय परिमेय कैसे हम समझेंगे, कैसे उसको सीखेंगे। जैसे एक एक चीज 22/7 को कहते हैं हम का परिमेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिमेय। ये पाई को हम क्या कहते हैं? यहाँ पाई हो गया, इसको कहते हैं तो यार काहे ऐसे कहेंगे हम? कैसे हो सकता है? दोनों मान बराबर है, दोनों काम बराबर है, तो कैसे कह सकते हैं? अपने हाथ को दाया बाया नाम काहे रखे हैं? अच्छा, ये तो लोग उठा सकते हैं सवाल कि दोनों तो हाथे हैं, तो एक को दाया करते हैं, एक को बाया काहे करते हैं? सवाल उठ सकता है ना। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि इधर वाला को अपरिमेय, इधर वाला को परिमेय काहे करते हैं, जबकि दोनों बराबर है। तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं ना कि दोनों तो हाथे हैं, इधर वाला को राइट, इधर वाला को लेफ्ट काहे कहते हैं? तो हम इसलिए कहते हैं ना, एक सिंबल बनाए हैं कि किसी चीज को, जैसे हम लोग हैं कहां से लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो सिग्नल नहीं रहता तो हम कैसे अनुभव करते कि लेफ्ट राइट क्या होता है? और दूसरा चीज, जो काम ई कर सकता है वो काम ही नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? सभी काम नहीं करता। कुछ स्पेशल वर्क भी होता है इसका, सब चीज नहीं कर सकता। कोई राइट के जैसा ही, लेफ्ट वाला के जन्म से ही राइट के जैसा वर्क करता है, तो उसका जो राइट है उसके जैसे काम नहीं कर सकता। दोनों भिन्न है, लेकिन 95% लोग में राइट वाला ही ज्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंड बहुत कम काम करता ना। कोई कोई होता है कि लतरी हाथ लिखता है, लेकिन भोजन तो नहीं करता।
तो इसीलिए ना लेफ्ट राइट बनाया गया सिग्नल के रूप में, संकेत के रूप में। तो यहाँ हमको देखना है कि इसको अपरिमेय बोलते हैं, इसको परिमेय बोलते हैं, दोनों बराबर है। ऐसे पुरातन काल से आ रहा है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ऑलरेडी गलत है। गलत ही बताया जाता है कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान कौन सी ग्रीक लेटर है, जैसे एमसीडी होता है ना, वैसे ही भी है ग्रीक के 16। हाँ, तो इसमें 16 नंबर पर ही आता है। तो इसका सबसे पहले इसका आविष्कार कौन किया था, कौन इसका नाम दिया था पाई? आर्किमिडीज। गणित के जनक किसको बोलते हैं? आर्किमिडीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को क्या बोलते हैं? गणित के जनक बोलते हैं। इन्होंने पाई के मान निकाला था सबसे पहले। तो एक सवाल और उठता है, चलो इधर बाद में बात कर लेते हैं। एक सवाल और उठता है कि पाई के मान 22/7 नहीं होता है, तो ये 3.14 कहां से आ गया? भागा कौन सी में हुआ? सवाल उठता है ना, जेन्युइन है। नहीं उठता है तो मतलब आप लोग के अंदर कुछ है ही नहीं, अपना पर्सनल विचारे नहीं है, आपका थिंकिंग है ही नहीं। थिंकिंग कौन लेके चल गया? मोबाइल लेके चल गया। एक बचपन से आप रटने वाला काम किए ना, वो थिंकिंग को लेके चल गया। दो चीज थिंकिंग आपके सोचने की क्षमता को मार दिया। पहला मोबाइल, दूसरा रटने वाला काम। कारण क्या है? मोबाइल जो है ना, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो मोबाइल को तुरंत खोज लेते हैं, अपने मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते। जबकि मोबाइल मेमोरी ही तो बनाया है ना। मोबाइल कौन बनाया? ये तो बनाया है, लेकिन हम इसके बनाए हुए चीज पर विश्वास कर लेते हैं, इस पर विश्वास नहीं करते। यार इस पर विश्वास करो, तुम लोग अपने आप के दिमाग पर विश्वास करो। अब कोनो साधु फकीर आएगा, जंतर को दे देगा, ओकर पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं होगा कि हम इंसान हैं, भूत प्रेत का है, होता ही नहीं है ससुरा। तो वो वाला डिबेट है। आ जाओ इधर। तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, तो ये कौन सी में भागा दिया गया कि दशमलव में आ गया? व्यास और परिधि को माप कर। हाँ बताए थे। यानी कि किसी भी प्रकार के आप क्या करिए, किसी भी माप का गोला बना लेना है। ठीक, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है हमारा। किसी भी माप का एक क्या ले लेना है? किसी भी माप का एक परिधि ले लेना है। ठीक, यानी कि चूड़ी पर आप करके बना लीजिए, चाहे कोई गोला चीज हो उस पर आप क्या करिए, एक सूत होता है, यथी वाला होता है ना, गिट्टी धागा, उसको क्या करिए कि धागा को पूरा चारों तरफ से एक राउंड घुमा दीजिए। कोई गोला मिल जाएगा आप लोगों को ना, जैसे चूड़ी मिल जाए, चाहे एकदम कोनो गोल बिल्कुल कोनो चीज है, ओकरा अरिया लिया क्या करेंगे, ओकरा के नाप एगो एथी रख करके, सूत रख करके उसको एक जगह पकड़ के क्या करेंगे, चारों तरफ से घुमा देंगे, नचा के ओकरा के क्या करेंगे, यहाँ दाब देंगे। दाबने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको अब नापोगे, आपका लिया गया परिधि। अब इसको यहाँ चिन्ह लगा देंगे और इसको फिर खोल के नाप लेंगे कि इसका दूरी कितना है। नापा जाएगा ऐसे, खोल के नापा जाएगा, खोल के नापा जाएगा। तो टोटल इस दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि आपको ज्ञात हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक जो भी धागा होगा ले लेंगे, धागा लेके यहाँ से राउंड राउंड क्या करेंगे, घुमा के ले आ देंगे ये जनिया। तो ये नापा गया कि नहीं, परिधि कितना है इससे। तो परिधि आप स्केल से क्या करेंगे, अब फिर एक के धागा को हटा करके चिन्ह लगा दिए, अब वो करके क्या करेंगे, स्केल से नाप देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, अब जहां पे ये तुम किया है ना कांडवा, इसको घुमाया, उसको स्केल से नापेगा कि इसका व्यास कितना है। आ रहा समझ में? इसका व्यास कितना है। अब व्यास कितना है तो ये तो स्केल से नापा जाएगा, व्यास कितना है नापाएगा कि नहीं नापाएगा। तो
ई न पा जाएगा आपका व्यास कितना। तो सीधा सा मतलब है, आप लोग को पता होगा परिधि बराबर होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r होता है। यस सर। अच्छा, तो इधर हम इसको लिख देते हैं c, सरकमफरेंस होता है। और यहाँ लिख देते हैं 2r और पाई। सजाने का हमारा मकसद इतना ही है कि आप जानते हैं कि r बराबर d बाई 2, इतना तो जानते हैं ना। व्यास बट्टा 2 हो जाता है त्रिज्या, व्यास को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये नीचे गुना भागा में दाहिने आएगा तो कौन चीज जाएगा, गुना में 2r बराबर क्या हो जाएगा, D। बात समझ में आया। तो इसीलिए हम यहाँ 2r किए तो एक जगह यहाँ फॉर्म का लिख देंगे d और पाई, इन्हें आ जाएगा, इन्हें तो सी है ये, बात समझ में आया। यस सर। उसके बाद में पाई इन्हें छोड़ देंगे, सी के सी लिख देंगे और डी आके इन्हें क्या करेगा, भाग, यानी कि परिधि बट्टा व्यास। पाई का मान निकाले खातिर हम लोग का किए हैं परिधि बट्टा व्यास। अब कितना बड़ा माप के ले सकते हैं, लेकिन आपका आएगा क्या, पाई का मान आएगा हमेशा 1.5 डॉट लगभग आज 31 ट्रिलियन तक ले इसको भाग दे के खोजा जा चुका है। सुपर कंप्यूटर भी इसको भागा के, जैसे आप तो मान लो जैसे यहाँ ले लिया परिधि हो गया 50 और ई एकरा के ले लो, ई हो गया इसका कितना 13। अब 50 में 13 से भाग, ई परिधि हो गया, 82 से भागा देना, तो तुम भागा देते रहो। तो इसी प्रकार के ये तो अब मान सही लिया नहीं है, इसको नापना पड़ेगा पूरा। तो ई मान सही नहीं लिया गया है, तो तुम लोग क्या करेगा, सबसे पहले इसको नाप करके चूड़ी पर चाहे कोई गोला चीज पर नाप करके इसका मान देख लेगा, ठीक। उसको मोबाइल से चाहे किसी भी चीज से भागा करेगा, भाग लगने का चांस नहीं। कारण कि सबसे पहले जब सुपर कंप्यूटर आया था ना, वो भागा नहीं कर पाया था, ओकरो से भागा किया गया ना, तो 1.2 यहाँ 1.24 इतना ट्रिलियन तक भाग लगा था, लेकिन आगे की संख्या फिर पता नहीं चला, कैसे कि उसमें इतना ही जगह था बताने का। तो और अपने भाषा में कहे तो 12 खरब और 40 अरब बार भाग दिया गया था आर्यभट्ट के समय के लिए रहता। अभी एक गूगल के कोनो कर्मचारी है, वो बेचारा लगभग 31 ट्रिलियन तक भागा देके देख लिया है। कारण है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ये लोग टेक्नोलॉजी को और ज्यादा यदि कर रहा है तो और ज्यादा कर लेगा, क्षमता बढ़ रहा है ना, और ज्यादा हो सकता है। तो पाई के मान ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक। पाई के मान कितना परिधि रखो और उसका व्यास नापो, परिधि में व्यास से भागा दे दो, तुम्हारे आएगा 3.1415 डिटो कहां तक 1.24 ट्रिलियन तक भाग दिया गया था। अभी फिलहाल में तुम्हारे और कभी भी नहीं कटेगा, एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। तो वास्तविक मान इसका इतना नहीं, कारण कि परिमेय संख्या है, एकरा के भागा देंगे तो भागा लग जाएगा। आ समझ रहे, भागा लगना निश्चित है। अब भागा यदि नहीं लगेगा ना, तो एक तो परिमेय संख्या के एक फंडा होता है, दो गो का रूल होता है। एक होता है कि शांत हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, और एक होता है कि एक एक संख्या को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा। तो यही भागा तो लग जाएगा साथ से, लेकिन आगे जाके संख्या भागफल में पुनरावृत्ति होने लगेगा, ठीक, बार बार दोहराने लगेगा भागफल। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय, और इसको बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं का निश्चित मान नहीं होता। अपरिमेय संख्या समझ में आता है, अपरिमेय संख्या का निश्चित मान नहीं होता है।
जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में ले लो तुम, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो तुम 0.5869 चलो इसको ले लो। ई कौन सी होगा, परिमेय की अपरिमेय? परिमेय होगा, इसलिए निश्चित मान है बाबू, नहीं है अच्छा ये कौन सी होगा? अरे बाबू यो परिमेय नहीं होगा, यो क्या होगा? परिमेय होगा। 4 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 4 का पुनरावृत्ति। अरे समझ में, जैसे 1.8 के ऊपर 12, ये कौन सी हो जाएगा? परिमेय होगा। ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब 8 है, आप लिख सकते हैं 1.8 या 8 या 8 या 8, जहाँ मन करे तहाँ जितना मन करे उतना लिख दो, प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे डिटो डिटो करके लिखा सकता है, लेकिन अब अपरिमेय कैसे होगा? तो अपरिमेय संख्या में भागफल का पुनरावृत्ति नहीं होता। आ जाओ, जैसे ले लेते हैं 0.12112112112 देखो तो पुनरावृत्ति हो रहा नहीं हो रहा। एगो संख्या का हो रहा है, बढ़ जाता है। यही नहीं, कुछ रहेगा और पुनरावृत्ति ना हो, संख्या अदल बदल के आते रहे, इसका मतलब कौन संख्या है? और उसका भाग कभी भी नहीं लगेगा, इसका अंत कभी भी नहीं होगा। √2 क्या है? अपरिमेय है। क्या अपरिमेय? √2 क्या है? अपरिमेय। इसको आप इसी विधि से भी निकालते हैं, एक बचेगा, 1 हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब इसमें दशमलव देंगे तो डबल जीरो बनता है, तो कौन सी देंगे? 4। 5 देंगे तो 125। कैसे कि 4 चौका 16 और 4 दूना 8 9। फिर इसमें क्या बचा? 4। फिर क्या करेंगे? डबल जीरो देंगे, और ये 4 कितना हो जाएगा? 8। आई कौन सी हो जाएगा? फिर यहाँ को संख्या रखेंगे, 1 रखें। तो ऐसे प्रक्रिया होते जाएगा, ऐसे प्रक्रिया का होते जाएगा। अब कभी भी एक जैसा नहीं आएगा, कभी भी एक जैसा नहीं आएगा। हाँ, तो इसका अंत होने वाला कहीं नहीं है, √2 का एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय समझ में आ गया? यस सर। कि जो रूट में रहेगा और उसका एग्जैक्ट मान ना हो तो उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे इसी को ले लो, कौन सी होगा? परिमेय संख्या। बोले रूट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मान इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ये सब किताबी मेथड है, किताब के विधि है, किताब ऐसे बताने को कहता है और सब किताब में दिया हुआ रहता है। और इसके अंदर से विशेष यही काढ़ने का मतलब था कि अपरिमेय काहे पढ़ते हैं, वो तो किताब समझना ही है कि परिमेय किसको बोलते हैं। परिमेय ये नहीं कहते कि किताब नहीं पढ़ते, किताब तो पढ़ना ही है, लेकिन किताब के गैप में भी पढ़ना है कि इसका मतलब क्या है, काहे दिया है। आ रहा समझ में? खाली किताब नहीं पढ़ना है, किताब में तो ये पढ़ना ही है, लेकिन किताब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है जो बताने का प्रयास कर रहा है। उसमें सामान्य लोग नहीं देख सकता, आपको उसमें से वह देखना है जो एक सामान्य इंसान नहीं देख सकता। उसमें आप यहाँ जैसे मान लो जाता है तुम लोग, यहाँ कुछ आया था फंक्शन, यहाँ हो रहा था ना फंक्शन, यानी कि तुम देखने जाता है तो इसका मतलब तुम सामान्य इंसान है।
जो फंक्शन हो रहा था, यदि तुम देखने गया तो तुम कैसा इंसान है? सामान्य इंसान। कैसे कि तुम्हारे जैसे तो हजारों लोग देखने आया है, तो इसका मतलब तुम भी उसी हजारों लोग में से। सामान्य इंसान का मतलब क्या है? जैसे यहाँ हजारों लोग आया देखने के लिए, तुम भी देखने के लिए ही आया, तो तुम क्या है? सामान्य इंसान। लेकिन तुमको देखने के लिए लोग आए तब ना खास इंसान है। तो वहां जाओ तो अपन एक्टिंग करो ना, वहां तुम तब जाओ जब एक्टिंग करे के ये थी। चाहे तुमको स्पीच के लिए तुमको कोई बुलाए, ऐसे फालतू के जैसे जाएगा तो कोई वैल्यू है? जाओ तभी जब तुमको बुलाया जाए, अन्यथा जाने पर कोई वैल्यू नहीं। जाने पर तुम कैसा इंसान रहेगा? सामान्य इंसान। जितने सामान्य इंसान के लिए किताब बनाया गया है कि एक सामान्य इंसान भी इसको पढ़ के समझ सकता है और इसके सवाल को बना सकता है। सवाल सामान्य इंसानी सब लोग, अच्छा इस सवाल को सब कोई बना सकता है कि नहीं बना सकता? बना सकते। लेकिन पर्पस क्या सबको समझ में आ सकता है? नहीं आ सकता है। जो इस पर चिंतन करेगा उसी को आएगा। तो सबसे पहले है चिंतन, तो उसके बारे में सोचो, ऑटोमेटिक है कि वो आ जाए। तो हम लोग वही चीज है कि इन लोगों ने, आर्किमिडीज ने इस पर विचार किया होगा। और आर्किमिडीज तो यहां देखो 287 ईस्वी पहले ही बेचारा चोर बसाऊ जन्म लिया, 287 ईस्वी पूर्व में जन्म लिया, 212 में चोर बसा। अब समझो आज से 2200-2400 साल पहले के बात है। वो मेरा उस सोच लिया था, जाना कि हम लोग अभी औधे अधूरा पढ़ते हैं, कितना लोग के नाम ही याद नहीं होता है, कितना लोग के पते नहीं रहता है पाई के खोज कौन किया। तो पाई में आओ पर में वो घुसेगा के तरह, वो तो खाली पढ़वे ना करेगा कि पाई एक परिमेय संख्या, ओकरा अंदर का घुसेगा? वो नहीं घुसेगा। ओकर अपन माइंड विकसित होगा? नहीं होगा। अब ओकरा पता नहीं पाई खोजा कहां से, पाई काहे उतरे होता है, जब ये वो परिमेय हो गया तो वो परिमेय काहे होता है। हम लोग भी तो पढ़ते हैं ना यही चीज, तुम ही लोग का खेल नहीं है, हम लोग को भी नहीं बताया गया था। लेकिन एक सब पढ़ाने के बाद में हमको समझ में आ गया कि खाली किताब पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन ओकरा पहले भी कुछ समझ में आया था कि सभी किताब को पढ़ाना है, सभी किताब हमको कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता है, बताता है। इसीलिए हमने सभी किताब को पढ़ाने का प्रयास किया, सभी किताब को सिखाया, सभी को पढ़ाया। लेकिन अब कंडीशन ये है, अब तो एक साल पढ़ा दिए, बता दिए, समझा दिए, लेकिन अब तो और एक्सपेरिमेंट हुआ ना, और भी हमारे अंदर कुछ जागृत हुआ ना। एक रास्ता पर हम चल दिए, तब तो दूसरा रास्ता खुला है। अब रास्ता पर चलवे नहीं करे, कहे कि ने रास्ता भेटाए ना भेटाए, तो एक रास्ता पर अब चलिएगा, एगो सवाल बनाइएगा, तब तो दूसरा के नंबर आएगा। तो एक साल तो हम समझाए थे, जो किताब में दिया था, जैसे हमको पढ़ाया गया था, जैसे संसार में पढ़ाया, जैसे संसार में नहीं, संसार की बात छोड़ दो तुम, संसार की बात नहीं है, खाली भारत की बात है। भारत में बस खाली ऐसे ही पढ़ाया जाता है। संसार में जैसे जापान को देखो, अमेरिका को देखो, जो विकसित देश है उसको देखो, तो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है। इसके अंदर घुस के पढ़ाया जाता है, इसका मतलब समझाया जाता है। इसीलिए ना तुम लोग जैसे छोटा बच्चा, तुम लोग को सांस मिलेगा तो ससुरा जाके गप सड़का मारेगा चौराहा पर, चाहे दुगड़ा के संगे मिल के घूमे चल जाएगा। ओपनिंग के समय मिलेगा तो कुछ बनाना शुरू कर देगा। क्या है? वो क्रिएट करने को जानता है, एक में अपन समझदारी घुसावे को जानता है। अपन समझदारी लगेगा तब तो विकास होगा ना। अब हम लोग के भारत में क्या है, बस पढ़ा दो, याद करवा दो, है होता है करमान, जहाँ जहाँ सवाल है तो ठोक दो ना, कि बताने की आवश्यकता नहीं है कि एग्जैक्ट इसका है नहीं, तुमको अंधकार में रखा गया। एग्जैक्ट बताने के सब कोई सवाल बताता है। भारत, हम लोग के टीचर के बात नहीं कर रहे, भारत के, केवल भारत के टीचरों के दोष नहीं, यहाँ के सिस्टम जो सरकारें हैं उनका भी दोष है ना। टीचर तो दूसरे देश में गया लोग नहीं,
जो गया लोग आया लोग ईमानदारी से काम किया, ई बेचारू सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंग्लैंड भी जाके पढ़ा है, भारत में आया, तब इनको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम देना चाहिए था कि सुधार करिए। अब इनको बना दिया गया भारत के उपराष्ट्रपति। भारत में बहुत खेला है, जौन बल्लेबाज चल जाए ओकरा के कप्तान बना दो कि अब वो खेल पर कम ध्यान दे, अब प्लेयर पर ज्यादा ध्यान दे। प्लेयर को कहे तुम वहां लाग, तुम वहां लाग, तुम वहां लाग, वही में प्लेयर कहे किसी के कोनो खिसिया जाए तो ससुरा डिप्रेस हो जाए और वो बढ़िया से ना खेल पाए। होता है ऐसा कि नहीं होता? हमारे देश का जो इस सिस्टम है ना बहुत रफ है। अब जैसे ज्यादा जो खेल रहा है उसको कप्तान बना दो। अब कप्तान बनाने का मतलब क्या? पूरा टीम के जिम्मेवारी हो गया, और टीम में हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। क्या टीम में हर आदमी को खुश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इतना लोग है, इतना लोग में सबको खुश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। कारण कि सब लोग अपना अपना सोचता है। अब सब कोई सोचेगा एक नंबर पर उतरे, सब कोई सोचेगा दूसरे नंबर पर उतरे, तीसरे नंबर पर उतरे। होता है ऐसे कि हमको भेजो, हमको भेजो। अब वो क्या करेगा? अपने हिसाब से भेजेगा। चाहे प्लेयर को लगाना होगा फील्डिंग तो अपने हिसाब से लगाएगा, उसमें खींचा किसी हो जाता है, देखा गया है प्लेयर, वार्तालाप बढ़ जाता है। तो कंडीशन क्या होता है कि वो आदमी अब तो ओकर माइंड थोड़ा डिप्रेस हो गया कि नहीं, कि प्लेयर को लगाया वो लग नहीं रहा है, वो करे ना हमको हो जा भेजो, ओकरा से निमन हम पकड़ लेते हैं हो जाके। तो अब वो आदमी सही से काम नहीं कर पाएगा। सिचुएशन यही होता है। भारत में ये आए तो इनको बना दिया गया उपराष्ट्रपति। ये याद रहे बहुत योग्य थे। इसके पहले जब देश आजाद हुआ ना तो 50-51 तक ले उपराष्ट्रपति नहीं होते थे हम लोग के देश में। डायरेक्टली इनको 52 में उपराष्ट्रपति एक हमारे देश में पद सृजित किया गया, तब इनको बनाया गया। लेकिन इनको काम देना चाहिए। अब हमारा सोच है कि शिक्षा के क्षेत्र में इनको काम देना चाहिए। कैसे कि विदेशों से जो लोग घूम के आया वहां के शिक्षा के बारे में जानता है, इस पर डिबेट कराना चाहिए। शिक्षा पर देखा है कौन न्यूज चैनल पर डिबेट नहीं होता, हिंदू मुस्लिम पर रोज डिबेट होता है। और वो का एगो हिंदू बैठा के, एगो मुस्लिम बैठा के, एगो भगवा वाला बैठा, भगवादारी, एगो वो वाला बैठा के डिबेट होते रहता है। लोग का देखना चाहता है? लोग के ऐसे दिक्कत है कि प्रधानमंत्री के माई मर गई। ई न्यूज सब जगह फैल गया। ओकरा अपना बेटा के बारे में पता नहीं, और बेटवा गया है पढ़े तक के जन्म पढ़ा है कि स्कूल के पीछे घूम रहा है। हम ही नहीं कहते कि देश के खबर है प्रधानमंत्री की माई है तो मत तुम सुनो, लेकिन ओकरा पर ज्यादा चर्चा करे से पहले अपना बेटा पर ज्यादा चर्चा कर लो ना, कि हमारा बेटा पढ़ने गया है तो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। वही चीज कहते हैं कि दूसरे को मत देखो, दूसरे के मत सोचो। प्रधानमंत्री के बारे में हमको सोचने का क्या जरूरी है? वो तो हमको भोजन नहीं देंगे, वो तो हमको नहीं ना जानते। हम उनको बहुत बढ़िया से जानते हैं, लेकिन वो तो हमको नहीं जानते, तब हम उनको काहे जाने? सिचुएशन ये है कि तुम बड़े लोग के पीछे पीछे घूमेगा तो बड़का लोग बस तुम्हारे ना जानता है, तुमको विशेष कुछ जानता नहीं है। कारण कि तोरा ऐसे हजारों लोग पीछे पीछे घूमता है। हम अपने फैमिली में बताते हैं, सबको कहते हैं ऐसा कि बड़का कहीं बुलाए तो नहीं जाना चाहिए, छोटका अगर कहीं बुलाता है तो वहां जल्दी से जाना चाहिए। कि छोटका के लिए आप बड़े हैं, बड़का के लिए तो आपके जैसे हजारों लोग ओकरा पीछे है। छोट आदमी है ओकरा खातिर बुलाया तो आप उसके लिए गए, उसके लिए आप बड़े हैं, आपका सम्मान मिलेगा। और छोटका बड़का जब बुलाएगा लोग तब आप जा रहे हैं, तब आपके जैसे तो ओकरा पीछे हजार है। आपका क्या वैल्यू है? वैल्यू के मतलब बताए थे तुम लोग को। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मायने रखता है इंसान का, हर चीज का एक रिलेट करके दिखाए थे।
वहीं 5 रुपया वाला चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को फेंक दिया जाता है। उसी चाय के कप में यदि घी को रखा जाए और उस पर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। क्या है? वैल्यू। चाहे 5 रुपया का था उतना, जो घी है 50 रुपया का है, वैल्यू एड है उसमें। दूध में मक्खी नहीं गिरती का? दूध आता है, कभी कभी गिरती है कि नहीं गिरती है? गिरती है। का दूध फेंक दिया जाता है कि मक्खी फेंका जाता है? मक्खी फेंका जाता है। मक्खी फेंका जाता है। आराम से वो क्या करता है लोग, आराम से हाथ तनिक लगा के हाथ में सटा के उकरा के फेंक दिया जाता है। वही चाय के कप में गिर जाए क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। तो ये क्या है? वैल्यू को दिखाता है कि आप किस वैल्यू के है, कितना आपका वैल्यू है। आपका वैल्यू रहेगा तबे सम्मान मिलेगा, वैल्यू नहीं रहेगा तो सम्मान नहीं मिलेगा। वैल्यू कैसे बनेगा? अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को इसमें लगाना पड़ेगा, वैल्यू बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा वैल्यू करो, तो वैल्यू नहीं होता है। घर के लोग कहो कि घर के लोग हमारी बातें नहीं मानता, कैसे मानेगा? तुम्हारे वैल्यू नहीं करता है, तुम अपने वैल्यू को नहीं बनाया है। कोई आदमी अपने वैल्यू को बनाता है, हाँ बस नहीं समझ में आ रहा है। इसको वही चैनल हर देखो, हम लोग अभी कौन कल्चर से गुजर रहे हैं, उस कल्चर का प्रभाव रहेगा। एक दिन में हम नहीं सुधार सकते, एक दिन में हम नहीं सुधार सकते। आ रहा समझ में? उसके लिए समय लगता है। इसको अभी प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको चाहिए केवल सवाल। अभी बोर्ड पर सवाल बताते एक एक करके तो इसको समस्या नहीं होता, भले रात में कितना हो जगह हो, फिर इसको नींद नहीं आता। लेकिन इस चीज को बता रहे हैं तो नींद आएगा, क्योंकि यह हमारे नेचर में नहीं है, यह हमारे नेचर से बाहर है। नेचर से बाहर रहेगा, अब हमारे जिस चीज का आदत है वो मिलेगा तो ठीक रहेगा ना। अब तुम बताओ, सुअर को कहो आओ खूब बढ़िया तोशक रजाई बिछाए हम पलंग पर सुतो, सुअर सुतेगी का? उसको चाहिए क्या? कीचड़ वाला पानी। अरे समझ में क्या चाहिए उसको? कीचड़ वाला पानी। तो हम चाहे किसी को कितना हो कुछ कर दें, लेकिन कीचड़ वाला रहेगा तो क्या खोजेगा? कीचड़ वाला चीज। लेकिन यदि और भी उसको बढ़िया से किया जाए तो थोड़ा थोड़ा बदलते बदलते एक बार कोई चाहो कि संसार बदल जाए, दुनिया बदल जाए, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे। आ जाओ इधर। आर्किमिडीज अपरिमेय संख्याओं को बताए, पाई का वैल्यू बताए कि कैसे निकाला जाता है। पाई का वैल्यू आप किसी भी परिधि को लेकर के उसका व्यास को नाप करके पाई का मान निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट आप भाग देते रह जाइएगा, कहीं नहीं लगेगा। आएगा तो लगभग इतना ही आएगा। इसीलिए आर्यभट्ट हमारे देश का एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने और खगोल शास्त्री भी थे, ठीक। तो वो भाग किए, करते करते थक गए तो कहे सुन बेटा, भारत में ज्यादा वैल्यू मत देकर, भारत में 3.1416 इतने तक वैल्यू मान, ज्यादा वैल्यू मानने की आवश्यकता नहीं है। भारत के गणितज्ञ किसको बोला जाता है? आर्यभट्ट को। किसको बोला जाता है? आर्यभट्ट को। और आर्यभट्ट का जन्म 476 में मर गए थे। समझ में 476 में जन्म हुआ, मर गए थे 450 ईस्वी में। और ऐसे लोग कहता है कि जीरो के आविष्कार किए, का इनके पहले जीरो नहीं था? का जीरो नहीं था तो बता भाई 287 लिखाया है तो 300 कभी हुआ होगा, बैक ही चलता है। ईस्वी पूर्व है तो बैक से चलता है। एक मतलब कभी 300 होगा तब तो इतना आया है। तो एक मतलब क्या है? इनके जन्म के पहले जीरो नहीं था, लेकिन वैल्यू को डिफाइंड नहीं।
नहीं किया गया था। वैल्यू तो था ही, लेकिन ना तो सिद्धांत को देना। और भी विस्तार से पढ़ेंगे ना तो कई तथ्यों में कहा जाता है कि आर्यभट्ट जीरो के खोज नहीं किए हैं। अरे समझ में तथ्य आप जब खंगालिएगा, ये तो मोटा मोटी हो गया, मोटी बुद्धि हो गया ना। हम लोग दंत कथा सुनते आते हैं, कुछ दंत कथा सुनते आते हैं, याद करते आते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में जब उसमें घुसेंगे तब हर चीज समझ में आने लगेगा कि आर्यभट्ट जीरो के आविष्कार नहीं किया है। ये से तब जीरो नहीं आया था, इसके पहले भी जीरो था ना, तबे तो ये घटते आ रहा है। लेकिन यो पता नहीं है कि घटते आ रहा है, एकरो पे कोनो नहीं खोजा कि कहां से घटते आ रहा है। होना चाहिए ना कि घट रहा है तो ये कहां से घट के आ रहा है, इसका कोई अनुमान नहीं था ही नहीं और नहीं है। अभी तक कोई अनुमान नहीं कर सकते। अभी हर चीज अनुमान कर सकते लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। कारण कि अब तो अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी इतना साल पुरानी है, सूर्य इतना साल है, कौन कितना साल है, अनुमान क्या लगाया जाता है, एग्जैक्ट नहीं कुछ बताया जाता है। तो आर्यभट्ट के समझ में आया कि भारत के गणितज्ञ किसको बोलते हैं, आर्यभट्ट। और गणितज्ञों का राजकुमार फ्रेडरिक गॉस, फ्रेडरिक गॉस। तीन को चीज ये आपके गणित में मिला। सबसे पहला कि गणित के जनक किसको बोला जाता है, गणित का जनक जो पूरा विश्व में माना जाता है। गणित के जनक किसको माना जाता है, अब भारत के गणित का और गणितज्ञों का राजकुमार कौन, फ्रेडरिक गॉस। पढ़ना है उसमें, फोटो वोटो सब देख के बताया। हाँ उसको पढ़ाया नहीं जाता। हाँ खाली पलटो प्रश्नावली 1.3 निकालो डायरेक्ट, एगो एग्जाम्पल बता देगा लोग, बाकी सब छाप लो, उसी पर आधारित है। तो वैसे कंडीशन नहीं करना है, आपको वही करना है कि क्यों पढ़ते हैं, वैल्यू ऐड करो इसको, ठीक। बिना वैल्यू के कुछ होने वाला नहीं है। बोले ना कि इसके साथ साथ आपको इसका वैल्यू भी देखना है, क्यों पढ़ते हैं उसको भी देखना है, और किताब भी पढ़ना है। हम नहीं कहते कि किताब आपको नहीं पढ़ना है, किताब आप पढ़िएगा तभी तो नया आइडिया का जन्म होगा। पुराना कुछ मिलेगा तब तो आप आगे बढ़िएगा। एगो रास्ता पकड़ के जाइएगा तभी तो अगला रास्ता खुलेगा। वही चीज है, आपको किताब भी पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है, उसको गैप को भी समझना है कि क्या कहे का प्रयास कर रहा है, और उसको ये भी समझना है कि हमारे लाइफ में कहाँ काम आने वाला है।